हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लॉ डिक्शन। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में विल बी गोइंग टू डिस्कस हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट को हम डील करने वाले हैं विद फ्लो चार्ट्स एंड द नोट्स इटसेल्फ। तो इन दिस वीडियो यू विल बी गेटिंग प्रॉपर चार्ट्स ऑफ द बेयर लैंग्वेज। हम इस सेशन में बेयर लैंग्वेज को डीकोड करने वाले हैं इन द फॉर्म्स ऑफ चार्ट्स। तो चलिए, प्रोविजंस को समझने से पहले इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट इज द एक्ट दैट वाज बीइंग पास्ड इन 1956। और 1956 में इस एक्ट के पास होने से पहले वी वर फॉलोइंग द 1890s लॉ, दैट इज गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, जो आज भी हम कहीं ना कहीं किसी प्रोविजंस में फॉलो करते हैं। बिकॉज दिस 1956 एक्ट इज सप्लीमेंटल टू गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट। ये जो 1956 का एक्ट है, इट इज नॉट अ रिपीलिंग एक्ट। इट डजंट रिपील द होल ऑफ एक्ट ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, बट इट इज जस्ट सप्लीमेंटल टू गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट ऑफ 1890। तो 1956 के पहले का जो 1890 वाला लॉ था, दिस एक्ट इज जस्ट सप्लीमेंटल टू दैट लॉ। आज भी हम 1890 के कुछ प्रोविजंस को फॉलो अप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन नंबर 39 आज के सेशन में हम कवर करेंगे, जिसमें विल गेट टू नो अबाउट सम ऑफ द ग्राउंड्स, और उन ग्राउंड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं जस्ट बिकॉज इट इज सप्लीमेंटल टू दिस लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसकी बेसिक प्रोविजंस के साथ में। मेक श्योर यू शुड हैव बेरेक्स इन योर हैंड्स व्हाइल डीलिंग विद द प्रोविजंस। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि इनिशियली हमारे पास गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट हुआ करता था। उसके बाद हमारे पास ये 1956 में लॉ आया, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट जो है, ये एक कंप्लीट लेजिस्लेशन नहीं है। इसीलिए हम आज भी गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट की बहुत सी प्रोविजंस को फॉलो अप करते हैं। इसीलिए सिंस इट इज़ नॉट अ कंप्लीट एक्ट, वी कैन से कि इट इज़ सप्लीमेंटल लॉ टू गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट। तो जो हमारा पुराना 1890 का जो लॉ था, ये न्यू लॉ उसके डेरोगेटरी नहीं है और उसको फुली रिपील नहीं करता, और सप्लीमेंटल है। मतलब हम इस लॉ को पुराने लॉ के सप्लीमेंट में पढ़ते हैं। तो इट इज़ अ सप्लीमेंटल लॉ टू गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890। So now let's move to the provisions of this act. So starting with section number 1. So section number 1 is basically talking about short title and extent. तो शॉर्ट टाइटल की अगर हम बात करें तो इट इज़ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, इट इज़ बट ऑब्वियस। एंड मूविंग ऑन द एक्सटेंट पोर्शन, तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। मतलब इट हैज़ होल टेरिटोरियल एप्लीकेशन ओवर द लिमिट्स ऑफ इंडिया। बट इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि इट हैज़ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑल्सो। Now, the people who are domiciled in India, though they are not in India, this act would apply over those persons also. So, अगर हम बात करें इसकी एक्सटेंट की, तो आईपीसी की तरह यही इसकी टेरिटोरियल एप्लीकेशन भी कंक्लूड होगी। तो इसकी जो एक्सटेंट है वो बिल्कुल आईपीसी की तरह टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की तरह मूव करेगी। टेरिटोरियल में होल ऑफ इंडिया, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में पर्सनस हु आर डोमिसाइल्ड इन इंडिया। एंड अगर सेक्शन 2 की बात करें तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि दिस इज सप्लीमेंटल टू गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट। तो जो हमने अभी सप्लीमेंट वाला पोर्शन पढ़ा, इट इज़ बीन इंश्राइंड अंडर सेक्शन नंबर 2। तो चलिए अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो सेक्शन 3 जो है, ये ऑलरेडी हम हिंदू लॉ में कवर करते आए हैं। दैट इज़ हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन नंबर 3 में जो हम एप्लीकेशन का पोर्शन डिस्कस करते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ओनली। तो इसमें ज़्यादा कोई वो तो नहीं है, ये बिल्कुल सिमिलर टू हिंदू मैरिज एक्ट है। तो इसके जो क्लॉज A, B, C ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 जो है, ये हमें बता रहा है कि हिंदू होता कौन है। तो हिंदू बाय रिलीजन, बुद्ध, जैन, सिख, और कोई भी ऐसा पर्सन जो डोमिसाइल इन इंडिया है, तो वो हिंदू है, और उनके ऊपर ये एक्ट क्या होगा, अप्लाई होगा। तो इनके क्लॉज A, B, C जो हैं, उसमें अगर हम बात करें तो अ चाइल्ड जिसके बोथ द पेरेंट्स आर हिंदू, वेदर दे आर इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट चाइल्ड, तो बोथ ऑफ देम विल बी हिंदू ओनली। एंड क्लॉज बी इज सेइंग कि अगर वन ऑफ द पेरेंट इज हिंदू, तो हम ये देखेंगे कि उसकी अपब्रिंगिंग किस तरह हुई है। तो द रिलीजन विल डिपेंड अपॉन द ब्रॉटअप ऑफ दैट चाइल्ड। अगर वो हिंदू राइट्स और रिलीजन के अकॉर्डिंग्स में ब्रॉटअप हुआ है, देन दैट चाइल्ड विल बी डीम्ड टू बी एज हिंदू। देन इज क्लॉज सी। क्लॉज सी में बोला है कोई पर्सन जो कन्वर्जन में हिंदू बना है, या किसी और धर्म में कन्वर्ट होने के बाद रिकन्वर्ट हो रहा है हिंदुइज्म में, तो दैट विल बी ऑल्सो हिंदू। नाउ कमिंग टू द सेक्शन 3 सब सेक्शन 2, जो बात कर रहा है एसटीज़ की। तो हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट जो है, इट डजेंट अप्लाई टू एसटी अनटिल एंड अनलेस आर्टिकल 366 क्लॉज 25 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट नहीं कर देती। मतलब अगर इस आर्टिकल की पावर को यूज़ करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट एसटीज़ को एज हिंदू
ऑफिशियल गैजेट में या थ्रू नोटिफिकेशन में उसको अनाउंस कर दे या डायरेक्ट कर दे टू डील देम एज हिंदूज, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज हिंदूज। फिर बात करते हैं इसी सेक्शन के क्लॉज ए की। तो ये क्लॉज ए सिंपली ये बोल रहा है कि यूटी ऑफ पौंडीचेरी जो है वहाँ पर इसकी एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं होगी। द पर्सन्स और रेनोकेंस ओवर दैट विल नॉट बी ऑब्लाइज टू दिस एक्ट। So subsection 3 is saying कि if any person who is not Hindu by religion but this act is applied on that person, तो he will be Hindu under this definition. Then coming to definition clause, तो section 4 जो है इस act का that deals with the definition aspect. तो definitions की अगर हम बात करें तो इसमें 3 definitions दे रखी हैं। सेक्शन 4 क्लॉज ए में दे रखी है डेफिनेशन माइनर की, जो तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है। सिंपली उसमें बोला गया है अंडर 18s आर माइनर्स। क्लॉज बी की बात करें तो इसमें डेफिनेशन दे रखी है गार्डियंस की। तो गार्डियंस की अगर हम बात करें तो कोई भी पर्सन जो टेक केयर कर रहा है किसी माइनर की या उसकी प्रॉपर्टी की, मतलब पर्सन या प्रॉपर्टी या बोथ द थिंग्स की, तो उस पर्सन को हम गार्डियंस में इंक्लूड करेंगे। देन इज टाइप्स ऑफ गार्डियंस। तो गार्डियंस की अगर हम टाइप्स की बात करें तो देर आर नेचुरल गार्डियंस, टेस्टामेंट्री गार्डियंस जिसको अपॉइंटेड बाय विल कहते हैं, देन अपॉइंटेड बाय कोर्ट और गार्डियंस बाय कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स ये ऑल टाइप्स ऑफ गार्डियंस हम अभी डिस्कस करेंगे आगे सेक्शंस में जो इस एक्ट में दिए गए हैं, जैसे सेक्शन 6, सेक्शन 9, इनमें इन गार्डियंस की पूरी डिटेल दे रखी है। तो विल बी डीलिंग विद दीज सेक्शंस नाउ। मूविंग टू सेक्शन नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। फ्रेंड्स इसमें सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 9 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क देम एज इंपॉर्टेंट। नाउ सेक्शन नंबर 6, इट इज़ डीलिंग विद नेचुरल गार्डियन। नाउ नेचुरल गार्डियन ऑफ अ पर्सन, ये बेसिकली क्या होता है, नेचुरल गार्डियन ऑफ अ पर्सन चाहे वो लेजिटिमेट बॉय और अनमैरिड गर्ल है, इलेजिटिमेट बॉय और अनमैरिड गर्ल है, या कोई मैरिड गर्ल है, वो कौन होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अगर कोई लेजिटिमेट बॉय और गर्ल है तो उनके नेचुरल गार्डियंस विल बी फादर एंड मदर। सबसे पहले द गार्डियन, नेचुरल गार्डियन विल बी द फादर, आफ्टर हिम देन विल बी द मदर। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस है कि अगर चाइल्ड की जो एज है दैट इज़ लेस देन 5 years, तो कस्टडी विल ऑलवेज रिमेन विद मदर। Though father is a prime, but the custody will be with mother only if the child is below 5 years. Then coming to illegitimate children. Now, illegitimate children के case में the natural guardian will be mother. First of all, the guardian will be mother and after her father. And in case of married girl, the guardian will be husband. So friends, ये था aspect natural guardian का in case of boy and unmarried girl of legitimate and illegitimate boy or girl, then married girl. तो हमने सेक्शन 6 में अभी ये पढ़ा कि गार्डियंस होते कौन हैं, नेचुरल गार्डियंस कौन होते हैं। तो अब ये देखेंगे कि वो नेचुरल गार्डियंस को हम रिमूव या डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकते हैं। इज देयर एनी प्रोविजन कि कोई ग्राउंड है, कोई प्रोविजनल ग्राउंड है जिसमें इन्हें रिमूव किया जा सकता है। तो येस, देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स वेयर दीज नेचुरल गार्डियंस कुड बी रिमूव्ड। द वेरी फर्स्ट इज सीज टू बी हिंदू। मतलब अगर कोई अपोस्टेसी कर देता है, मतलब अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, हिंदू की डेफिनेशन में नॉन फॉलोइंग वाली कैटेगरी में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, तो ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द नेचुरल गार्डियनशिप। देन इज रेनन्सिएशन। रेनन्सिएशन मतलब अगर वो सन्यासी हो जाता है, ये अपना सोसाइटल वर्ल्ड ही रिनाउंस कर देता है, तो इन दैट केस ऑल्सो ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस गार्डियनशिप। देन इज सेक्शन नंबर 10 एंड 13। ये दोनों सेक्शन को हमेशा सेक्शन 6 के साथ पढ़े जाना चाहिए। दीज आर ऑल्सो ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 10 अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 10 कह रहा है कि माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू एक्ट एज गार्डियन। वो खुद अभी माइनर है, तो सेक्शन 10 ये कहता है जो खुद माइनर है उसको खुद गार्डियन की ज़रूरत है, तो वो किसी का गार्डियन नहीं बन सकता। लेकिन इसके साथ ये भी एक एक्सेप्शन है कि जॉइंट फैमिली में अगर एक माइनर करता है तो अभी हमने जैसे पढ़ा कि गार्डियनशिप जो है वो पर्सन के अगेंस्ट तो हो ही सकती है, उस पर्सन के प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हो सकती है, मतलब आप माइनर की प्रॉपर्टी के गार्डियन भी हो सकते हैं। तो दिस इज़ द एक्सेप्शन कि जो माइनर है वो पर्सन का गार्डियन तो नहीं बन सकता, लेकिन जॉइंट फैमिली में अगर वो एक करता है तो वो प्रॉपर्टी का गार्डियन ज़रूर रह सकता है। देन इज सेक्शन नंबर 13 जो इसके साथ पढ़े जाना चाहिए कि सेक्शन नंबर 13 जो है वो बात करता है वेलफेयर ऑफ माइनर्स की, जो कि एक पैरामाउंट कंसिडरेशन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो सेक्शन है इट्स बैकबोन ऑफ दिस वेरी एक्ट। कोर्ट कभी भी इस एक्ट की प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते समय इस सेक्शन को ओवरलुक नहीं कर सकती। सेक्शन नंबर 13 कहता है कि इस एक्ट की किसी भी प्रोविजन को या इस एक्ट के किसी भी मैटर को डील करते वक्त माइनर का जो वेलफेयर है दैट शुड बी अपलिफ्टेड,
उसमें हम पैरामाउंट कंसिडरेशन उसका वेलफेयर ही देखेंगे कि बच्चे का वेलफेयर किस चीज़ में है। तो यही ये सेक्शन कह रहा है कि अगर किसी बच्चे का वेलफेयर ही कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है तो भी उस नेचुरल गार्डियन को रिमूव कर दिया जाएगा, अगर उसके वेलफेयर के अगेंस्ट है उसकी गार्डियनशिप। नाउ अगर हम सेक्शन नंबर 7 की बात करें तो सेक्शन नंबर 7 बात करता है अडॉप्टिव पेरेंट्स की, कि नेचुरल गार्डियन ऑफ अडॉप्टेड सन। अब जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं उनके नेचुरल गार्डियंस क्या कहलाएंगे? तो जो अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल गार्डियन कहते हैं अडॉप्टेड चिल्ड्रंस के। मतलब कि अगर कोई पर्सन अडॉप्ट करता है किसी बच्चे को तो ही विल बी अडॉप्टेड फादर और अडॉप्टिव मदर। तो फर्स्ट नेचुरल गार्डियन विल बी अडॉप्टिव फादर एंड आफ्टर हिम अडॉप्टिव मदर। तो दे विल बी अडॉप्टिव पेरेंट्स of the adopted child or son or daughter whatsoever is there. Then is section number 8. Section number 8 is also very important. Section number 8 जो है ये हमें बात बता रहा है पार्ट्स की। Section number 8 is telling us what are the powers being given to natural guardian, and on other hand it is also specifying the restrictions or the limitations that are being imposed on the natural guardians while acting in the capacity of the guardians. तो चलिए इस सेक्शन को हम देखते हैं। नाउ नेचुरल गार्डियंस के पास कैसी कैसी पावर्स हैं? द वेरी फर्स्ट इज नेसेसरी एक्शंस। तो कोई भी नेसेसरी एक्शन परफॉर्म करने की पावर नेचुरल गार्डियंस के पास है जो बच्चे के लिए परफॉर्म करनी नेसेसरी है। देन रीजनेबल, उसके लिए वो चीज़ परफॉर्म करनी बहुत रीजनेबल है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड या बेनिफिट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट चाइल्ड। तो ऐसी कोई भी पावर्स जो इन रीजंस की वजह से एक्सेस करनी पड़े दे कैन डू। नाउ मूविंग टू द रिस्ट्रिक्शंस। अगर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो गार्डियंस के ऊपर सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन ये है, दे कैन नॉट बाउंड अ माइनर बाय एनी सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो वो माइनर को किसी भी तरह के कोवेनेंट मतलब कोई एग्रीमेंट के द्वारा बाउंड नहीं कर सकते किसी भी माइनर को। तो ये तो सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन है, और साथ ही साथ वो इनमें से किसी भी तरह के ट्रांसफ़र को अंजाम नहीं दे सकते विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। अगर किसी गार्डियन को माइनर की किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज, चार्ज, सेल, गिफ्ट एक्सचेंज करना है या लीज़ करना है तो सबसे पहले परमिशन लगेगी कोर्ट की। और परमिशन अगर कोर्ट की मिल भी जाती है तो लीज़ के केस में कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। परमिशन विल बी सब्जेक्ट टू दीज टू कंडीशंस। द वेरी फर्स्ट इज कि लीज़ के केस में आप 5 साल से ज़्यादा की लीज़ नहीं कर सकते माइनर की प्रॉपर्टी का, और अगर वो माइनर 1 ईयर में मेजर हो रहा है तो फिर आप उसकी लीज़ को, उस प्रॉपर्टी की लीज़ को आप 1 ईयर से ज़्यादा की नहीं कर सकते। So these are certain conditions if you lease the property of minor with permission of court. And the another restriction is with regard to disposal. तो डिस्पोजल अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का करते हो एंड वो डिस्पोजल इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 जो अब हमें पढ़ के आए हैं अभी अभी रिस्ट्रिक्शंस, उन रिस्ट्रिक्शंस को वॉयलेट कर रहे हो तो इन दैट केस दैट डिस्पोजल और ट्रांसफर व्हाटसोएवर इज वो वॉइडेबल होगा। तो दैट विल बी वॉइडेबल इन द टर्म्स ऑफ लॉ, एंड दैट डिस्पोजल can be done in two exceptional situations. The very first is necessity and for the advantage of minor. तो वही बात आ गई कि सेक्शन 8 के कॉन्ट्रेरी में आप डिस्पोजल इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं करेंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो डिस्पोजल विल बी वॉइडेबल इन द आइज ऑफ लॉ। देन इज टेस्टामेंट्री गार्डियन, जो हम ऊपर अभी पढ़ रहे थे। टेस्टामेंट्री गार्डियंस कौन से होते हैं? हु आर अपॉइंटेड बाय विल ऑफ नेचुरल गार्डियंस। तो नेचुरल गार्डियन अगर अपनी इच्छा से एक विल बना के जाते हैं, एक वसीयतनामा बना के जाते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चे का जो गार्डियन है वो ये सो एंड सो पर्सन रहेगा, तो इन दैट केस उस विल के अकॉर्डिंग, उस विल में जिस भी पर्सन को अपॉइंट किया गया है दैट विल बी डीम टू बी एज नेचुरल गार्डियन ऑफ दैट पर्सन। तो वो पर्सन जो होता है वो गार्डियन होगा उस बच्चे का जो नेचुरल गार्डियन चूज़ करके गया है अपनी विल में, एंड वो पर्सन विल बी नोन टू बी एज टेस्टामेंट्री गार्डियन। और इसे क्लॉज 5 में ये चीज़ बोली गई है कि उसके पास वो सारे राइट्स और वो जो वो ओहदा है गार्डियन का वो उसको मिलेगा बिल्कुल आफ्टर डेथ ऑफ फादर और मदर, कि अगर फादर और मदर की डेथ हो जाती है तभी ये टेस्टामेंट्री गार्डियन एक्ट करेगा एज गार्डियन। और इसके पास जो पावर्स होंगी वो बिल्कुल नेचुरल गार्डियन जैसी होंगी, बट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन जो हमने कहाँ पढ़ी, सेक्शन नंबर 8 में। तो कोई भी गार्डियन जो है वो सेक्शन नंबर 8 की उल्लंघना नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। देन इज सेक्शन नंबर 9 का क्लॉज 6 जो हमें बोल रहा है कि अगर ये गार्डियनशिप किसी गर्ल के रिगार्डिंग है तो वो राइट, वो गार्डियनशिप उसी समय सीज हो जाएगी जब उस गर्ल की मैरिज होगी। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ दैट गर्ल द टेस्टामेंट्री गार्डियनशिप विल टेंड टू सीज। नाउ रिमूवल ऑफ टेस्टामेंट्री गार्डियनशिप। तो अभी जैसे हमने ऊपर बात की सेक्शन नंबर 2 में
कि दिस एक्ट इज़ सप्लीमेंटल टू गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट। तो मैंने आपको बोला था कि कुछ प्रोविजन जो है हम आज भी उनको फॉलो करते हैं पुराने लॉ से। तो सो लेट्स सी द ग्राउंड्स दैट आर बीन इंश्राइंड अंडर सेक्शन 39 ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट। सबसे पहले अब्यूज़ ऑफ ट्रस्ट। अगर उसका ट्रस्ट अब्यूज़ कर रहा है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। देन कंटिन्यूस फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा, या इनकैपेबल टू परफॉर्म ड्यूटी, अब वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के काबिल ही नहीं रहा, या वो प्रॉपर केयर नहीं कर रहा, या निगलेक्ट कर रहा है माइनर को, इन दैट केस। देन कंटिन्यूस डिसरिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट, इस एक्ट में दी गई जितनी भी प्रोविजंस हैं उनकी उल्लंघना, उनका कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है। देन कन्विक्शन, अगर वो किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो चुका है, या वो कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है दैट इज़ एडवर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ माइनर, माइनर के इंटरेस्ट से अगेंस्ट काम कर रहा है, तब भी उसे रिमूव किया जा सकता है। देन सीजिंग टू रिजाइड विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ jurisdiction ऑफ द कोर्ट, मतलब जहाँ वो बच्चा माइनर है उसके लोकल लिमिट्स में नहीं वो रहता है, तो वो ध्यान कैसे रखेगा उस माइनर का, तो इस तब भी उसे हटाया जा सकता है। देन इज इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी, अगर वो एक इंसॉल्वेंट और बैंक्रप्ट हो चुका है तब भी उसे वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। सो आई होप आपको ये ग्राउंड्स क्लियर हो गई होंगी। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 11 दैट इज़ डी फैक्टो गार्डियन। ये जो बेसिकली डी फैक्टो गार्डियन है ना, इसका ज़्यादा रोल होता नहीं है क्योंकि ये एक लीगल गार्डियन तो है नहीं, ये बस एक नियरर एंड डियरर है जो बच्चे को अपलिफ्ट करते हैं। कई बार अगर कोई गार्डियन नहीं है, ना टेस्टामेंट्री, ना एडॉप्टिव, ना ही कोई नेचुरल गार्डियन, जस्ट वैसे ही कोई फैमिली फ्रेंड या कोई भी ऐसा आया या कोई भी उसको लुक आउट कर रही है, तो वो जो होते हैं वो डी फैक्टो गार्डियन है, जो इनफैक्ट उस बच्चे की टेक केयर कर रहे हैं, उसे अपब्रिंग कर रहे हैं या उसको मैनेज कर रहे हैं, उसे या उसकी प्रॉपर्टी को। लेकिन इनके पास एक राइट है कि ये कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं टू बी अ लीगल गार्डियन, क्योंकि ये लीगल गार्डियन तो होते नहीं हैं, तो कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं लीगल गार्डियनशिप के लिए। दे कैन मूव द एप्लीकेशन। तो इनको एक लॉफुल अथॉरिटी भी नहीं होती उसके प्रॉपर्टी के साथ में डील करने की। तो सेक्शन 11 जो है ये बहुत से पार्ट्स जो है वो कर्टेल करता है और डी फैक्टो गार्डियन से ये राइट जो है वो रिमूव करता है कि उनके पास उनकी टेक केयर करने का राइट तो है लेकिन उसके प्रॉपर्टी के आस्पेक्ट में कोई भी राइट नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, जिसे हमने पूरे बेर एक्ट की प्रोविजंस को चार्ट फॉर्मेशंस में ब्रेक करके समझा और डिकोड किया। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड इन केस यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट डू लेट मी नो इन बिलो कमेंट बॉक्स so that I can clear your queries as well. Thank you and stay tuned with Law Addiction.